बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा और उस ख़त में ये बताया गया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज किस तरह से सियासी केसेस में मुदाखलत करती हैं और अपने हक़ में फ़ैसले लिए जाते हैं और एक मखसूस शख्सियत को जो है उस पर निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो उसके बाद इमरान खान का बयानिया जीत चुका था कि किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं यानी कि मखसूस एक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो जनाब मैनेज हो गए। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक फैसला दे दिया और तवातुर से उनके फैसले आए और सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने भी जिस तरह से पाकिस्तान के आइन पर शबखुन मारा, वो पाकिस्तान की तारीख है कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया गया, मियां नवाज शरीफ की ताहयात नहली खत्म कर दी गई और फौजी अदालतों को बहाल कर दिया गया। तो अब जनाब ये मामला अपने हतमी मराहिल में पहुंच रहा है कि आज शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब के साथ एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात क्यों हुई, आप सबको पता है कि जो 6 जजेस ने एक खत लिख दिया और इस मुलाकात के बाद कुछ अहम तरीन फैसले हुए। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि पाक फौज जीत गई है। आज एक बार फिर से आईएसआई पाकिस्तान की जो हमारी फौज है, बहादुर फौज है, वो आज जीत गई है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के कुछ दबंग फैसले हुए हैं। उस दबंग फैसलों ने इस वक्त लर्जा तारी करके रख दिया है। ये तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आर्मी चीफ ने क्या फैसले किए हैं और 6 जजेस ने जो खत लिखा है उसके हवाले से क्या मामला तय पाया है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है उन्होंने ऐलान जंग कर दिए, कहानी खत्म हो गई। अडयाला जेल का कैदी 804 अकेला लड़ रहे, वो जंग चाहे जीत जाए चाहे फिर हार जाए, लेकिन वो जंग पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि एक सियासी कैदी जिसको आपने एक साजिश के तहत मारने की कोशिश की, लेकिन आज वो डट कर खड़ा हो गया। आज उसके एक बयान ने थरथली मचा के रख दी। उस हवाले से इमरान खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, अडयाला जेल से क्या मामला चल रहे हैं, तमाम तो डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो है आज उन्होंने सरेंडर कर दिया है और एक बार फिर से उन्होंने हथियार फेंक दिए हैं और घुटने टेक दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ी खबरें हैं, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमाकाइक और बमासूद रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। चूंकि आज जो है वो ईद का दिन करीब आते चले जा रहे हैं, तकरीबन 13-14 दिन बाकी हैं और सबको ये जानना है कि ईद कब होनी है, 29 रोजे होंगे या फिर 30 रोजे होंगे। हर शख्स जो है वो इसमें लगा हुआ है। तो आज जो चेयरमैन रोहित लाल कमेटी ने पाकिस्तान में सियासी साइंसी बुनियाद पर ईद उल फितर की तारीख बता दी है। साइंसी बुनियाद पर रवां साल रमजान मुबारक 29 अयाम का होने का इम्कान है, यानी कि 29 रोजे इस वक्त होंगे और 29वें रोजे को चांद की उम्र 20 घंटे होगी। और ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस 29 रोजे होंगे और 29 रोजों के बाद जो है वो ईद हो जाएगी, यानी कि 10 अप्रैल को इस सूरत हाल में ईद बनती है। अब ये जो है वो खुशखबरी है तमाम मुसलमानों के लिए, यानी कि जो लोग बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, हर तरह से हर शख्स, हर तबका फिक्र से शख्स ताल्लुक रखने वाला जो है वो ईद की जो है वो इंतजार कर रहा होता है। तो ये अब की बार जो है 29 रोजे और 10 अप्रैल की ईद जो है बनती है। अब आ जाए दूसरी जानिब के इमरान खान साहब जो है वो अडयाला जेल के अंदर कैद हैं। कौन उनसे मिल सकता है, कौन उनसे नहीं मिल सकता। तो अब 11 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इमरान खान से अडयाला जेल में मिलने की इजाजत दे दी गई है। अब ये 11 लोग कौन कौन से हैं, उसमें जनाब नाम आपके सामने मैं रख देता हूं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने वालों में बैरिस्टर गौहर अली खान, शोएब शाहीन, शेर अफजल मरवत, फैसल जावेद, जरताज गुल और उमैर नियाजी समेत दीगर को इसमें इजाजत दे दी गई है। और ज़राए के मुताबिक आज बैरिस्टर गौहर अली खान ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि सब गाड़ियों को जाने की इजाजत है, लेकिन हमारी गाड़ियों को रोक दिया गया और इमरान खान से मुलाकात के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि रास्तों की बंदिश के हवाले से हमने जेल सुपरिटेंडेंट को आगाह किया और दरख्वास्त भी की कि हमें दस्तावेजात साथ जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन इमरान खान साहब से आप जो है वो उस तरह से मुलाकात नहीं कर सकते जिस तरह से बाकी कैदियों से मुलाकात करने की जो है वो माजी के अंदर इजाजत थी। जैसे नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका एक पूरा वहाँ पर जनाब सियासी और दफ्तर बना हुआ था अडयाला जेल के अंदर, वो मुलाकातें करते थे, आ रहे थे, जा रहे थे, अदालतों के अंदर उनकी पेशियाँ होती थी। लेकिन इमरान खान साहब को तकरीबन 7-8 माह से आइसोलेट कर दिया गया है और उनको अडयाला जेल से बाहर नहीं निकाला जा रहा है। और खौफ ये है कि अगर उस शख्स
شخص کی جھلک پاکستان کی میڈیا پر آ گئی، اگر ایک شخص جو ہے وہ عدالتوں کے اندر آتا ہے تو عوام کا اتنا بڑا سمندر آ جائے گا کہ ان کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی، اور اس خوف سے یہ لوگ جو عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نہیں نکال رہے۔ آپ اس عالم کا اندازہ لگائیں، آپ ایک بار ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ جب عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالیں گے، ایک نہ ایک دن تو آئے گا، 1 سال بعد کریں، 10 سال کے بعد رہا کریں، عمران خان صاحب کو رہا تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو پتھر پر لکیر ہے۔ یا تو اس کی اڈیالہ جیل کے اندر موت ہو جائے گی، یا تو اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے نکلے گی، یا پھر عمران خان زندہ صحیح سلامت وہاں سے نکلیں گے، اور جب وہ شخص باہر نکلے گا آپ اندازہ لگائیں کہ پورا پاکستان جیم پیک ہو جائے گا، عوام سڑکوں کے اوپر ہوگی، اور یہ حکومت جو مسلط کی گئی ہے پاکستان کے اوپر، بلکہ یہ ان کی اپنی حکومت نہیں ہے۔ جاوید لطیف صاحب خود میڈیا پر کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے تو ہاتھ پاؤں باندھ کر حکومت میں لایا گیا، ہم تو حکومت لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، لیکن ہمیں ڈرایا گیا، ہمیں دھمکایا گیا کہ جناب آپ کو حکومت لینی پڑے گی، اور پھر یہ اتحادی حکومت جو ہے آئی ہے۔ لیکن پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس اتحادی حکومت کا شکل دیکھنے والی ہوگی، شباز شریف کی شکل دیکھنے والی ہوگی کہ ایک شخص کے خوف سے یہ لوگ ڈرے بیٹھے ہیں کہ اس کو جیل میں ڈال کر جو ہے وہ حکومت چلائی جا رہی ہے۔ ایچ ایس ایم کالج کے حوالے سے خبر ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مائیکل تھامسن جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور کیوں استعفیٰ دیا تھا آپ کو اس کی وجوہات بھی پتہ ہیں۔ تو ایچ ایس ایم کالج کے پرنسپل مائیکل تھامسن کو استعفیٰ واپس لینے پر قائل کر لیا گیا ہے، اور ایچ ایس ایم کالج کے بورڈ آف گورنرز نے پرنسپل مائیکل تھامسن کا استعفیٰ واپس کر دیا، اور ہنگامی اجلاس پر پرنسپل کے استعفے کے باعث جو ہے منعقد ہوا، تو لہٰذا جو ہے مائیکل تھامسن اور حکومتی اراکین بھی اس میں شریک ہوئے۔ تو اب جناب وہ واپس پرنسپل شپ پر آ گئے ہیں، اور وہ دوبارہ سے پرنسپل کے عہدے پر بحال ہو گئے، ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت جو اہم ترین خبریں ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سرنڈر کر دیا ہے، اور وہ سرنڈر کس طرح سے کیا، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر کسی نے طاقت کا ننگا ناچ دیکھنا ہو تو وہ پاکستان آئے اور دیکھے کہ کس طرح سے یہاں پر ننگا ناچا جا رہا ہے اور ننگا نچوایا جا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے پاکستان میں اس وقت آئین کی قدر نہیں ہے، یہاں پر قدر ہے حرام خور کی، یہاں پر قدر ہے کرپٹ شخص کی، یعنی کہ محسن نقوی جیسا غلیظ ترین شخص یزید، آپ نے اس کو پاکستان کا ورد داخلہ لگا دیا، اور کیوں لگایا کہ وہ نوکری بہت اچھی کرتا تھا، اس نے ہمارے بچوں کے اوپر ظلم زیادہ ڈائے تھے، اس نے ہماری عورتوں کا گریبان پھاڑا تھا، اور اس نے ہمارے بچوں کو، ہمارے صحافیوں کو، ہمارے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا تھا، اور اس کے آئی جی پنجاب نے جو ظلم بربت کی انتہا کر دی تھی، اس وجہ سے آپ نے اس کو ورد داخلہ لگا دیا۔ آپ نے اس کو اس وجہ سے ورد داخلہ لگایا کہ اس نے دلّے سے وہ قتل کیا تھا، آپ نے اس وجہ سے اس کو ورد داخلہ لگایا کہ اس نے عمران خان کے گھر کے باہر 48 گھنٹوں تک آپریشن جاری رکھے تھے، وہاں پر اس کو زمان پارک کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا تھا، اور آپ نے اس کو ریوارڈ دیا کہ آپ نے اچھا کیا، کچل کے رکھ دیا پاکستان کی عوام کو، یعنی کہ یہ پاکستان کی عوام کی یہاں پر اوقات ہے، ننگا ناچا جا رہا ہے اور ننگا نچوایا جا رہا ہے۔ اب اس کو ایک اور ریوارڈ دیا گیا ہے کہ اس کو بلا مقابلہ وہ سینیٹر بھی منتخب ہو گئے، حکومتی اتحاد کا متفقہ طور پر جناب وہ امیدوار تھا محسن نقوی، اب وہ جناب سینیٹر بھی منتخب ہو چکا ہے، یعنی کہ مجھے تو خوف یہ آ رہا ہے کہ تقریباً 4-5 مہینوں کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کی کرنسی نوٹس پر جس پر قائد اعظم کی تصویر ہے، پاکستان کے قائد کی تصویر ہے، اس کی جگہ یہ محسن نقوی کی تصاویر لگا دیں گے، یہ اس کے نام پاکستان لگا دیں گے، کیونکہ اس کے باپ کا ملک ہے، وہ وراثت میں محسن نقوی پاکستان میں اس کو یہ زمینیں دے دی گئی تھیں، اور جناب گورنر نے کہا تھا کہ محسن نقوی کے باپ کا ملک ہے، تو لہٰذا جیسے آپ کا دل کرتا ہے وہ یہاں پر کریں، یہاں پر اسی وجہ سے ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ تو جناب اب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سرنڈر کر دیا ہے، 6 ججز کا معاملہ تھا، اور پھر ایک فل کورٹ اجلاس بلایا گیا، اس میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ جو اہم فیصلہ ہوا ہے اس اجلاس میں تو ماحول گرم ہو گیا، اور اس اجلاس میں گرما گرمی ہوئی، اور چیف جسٹس جو ہیں ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نے خلاف آئین اور قانون پہلے بھی فیصلے دیے، آپ نے عدلیہ کی صاحب کو متاثر کر دیا، آپ نے جو اس ملک میں آئین کے اوپر چھپن مارا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی بھی چیف جسٹس نے، شاید جسٹس منیر کے بعد اگر کوئی غلیظ ترین چیف جسٹس پاکستان کی تاریخ میں پیدا ہوا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے، ببنگ دور یہ بات کر۔ اب جناب وہ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ تحقیقات کا حکم دیا جائے گا، ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی، اور وہ کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی اور وہ تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کی جائے گی، اور حکومت آج جو ہے وہ شباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، اور اس ملاقات میں اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب موجود تھے، اس ملاقات میں وزیر قانون اعظم ندیم تارڑ صاحب موجود تھے، اور پھر یہ ملاقات جو ہے وہ ہوتی ہے، اس ملاقات کے بعد پھر ایک فل کورٹ اجلاس چیف جسٹس نے بلا لیا۔ اب جناب معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے آج شباز شریف سے ملاقات کر کے یہ بتا دیا کہ وہ شخص جو خود اپنی عوام کی منتخب عوام کے ووٹوں کے ذریعے پاکستان کی حکومت مسلط نہیں ہوا یا وہ وزیر اعظم مسلط نہیں ہوا، وہ ایک طاقت کے زور پر آیا ہے، وہ بوٹ پالش کر کے زیادہ آیا ہے، یعنی کہ جتنا جو اچھا بوٹ چمکائے گا وہ اتنا بڑا پاکستان میں عہدہ رکھ لے گا۔ وزیر اعظم
शहबाज शरीफ की मिसाल आपके सामने है, मोहसिन नकवी की मिसाल आपके सामने है, ये जनाब सारी चीज़ें हैं। तो एक तो चीज़ है कि चीफ जस्टिस ने आज पूरे की पूरी अदलिया को अपनी समेत एक्सपोज कर दिया है। वो 6 जजेस शायद इनको तमगा इम्तियाज से ना नवाजा जाए, शायद इसको सदारती अवार्ड से ना नवाजा जाए इन 6 जजेस को, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में इन 6 जजेस का नाम लिखा जाएगा कि इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में जो काम कर दिखाया, जो बहादुरी का काम दिखाया, आज से पहले किसी जजेस ने ये काम नहीं किया। चीफ जस्टिस के मुंह पर उन्होंने लानत दी है। आप देखें, यह आपका बदनुमा चेहरा है, इस आईने में देखें और आपको अपना बदनुमा चेहरा नजर आएगा कि आपका चेहरा कितना गलीज है। उन 6 जजेस ने खत लिखकर असल में ये बात जो है वाज़ेह कर दी थी। तो अब ये चीफ जस्टिस ने घुटने टेक दिए हैं और अब फैसला क्या हुआ वो आपके सामने मैं रख भी देता हूं कि इसमें जनाब कौन जीता है कौन हारा है। जनाब वफाकी हुकूमत का जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। अब ये ऐलान कब हुआ? जब ये चीफ जस्टिस की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो गई। उस मुलाकात के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आजम अली तारड़ और अटॉर्नी जनरल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म का समझौता नहीं होगा और वफाकी हुकूमत ने जजेस के मामले पर इंक्वायरी करवाने का ऐलान कर दिया है। और जनाब उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता रोज़ फुल कोर्ट मीटिंग की और चीफ जस्टिस ने ख्वाहिश जाहिर की कि मामले पर वज़ीर-ए-आज़म से भी मुशावरत की जाए और उसके लिए फिर चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुलाकात के लिए ख्वाहिश का इजहार किया था। तो लिहाजा अब इसके ऊपर जो है वो एक सीनियर तरीन रिटायर्ड जज जो हैं वो इसकी तहकीकात करेंगे, उनकी सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा। तो लिहाजा एक जज जो है साबिक, उसमें तारिक मसूद साहब का नाम सामने आ रहा है, जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क साहब का नाम सामने आ रहा है। ये जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो लोग लगाए जाएंगे जो कॉम्प्रोमाइज होंगे, जो पहले से जो है वो तारिक मसूद साहब ने फौजी अदालतों का मामला देखा था और जो फौजी अदालतें कलदम करार हो गई थी उसको उन्होंने बहाल कर दिया था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं, आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो किस तरह के फैसले जो हैं वो देंगे। तो लिहाजा अब ये जो है वो जीत हो गई है। जजेस जो हैं, जो 6 जजेस, उनको बताया गया है कि आपकी औकात कुछ नहीं है, ये हमारे बाप का मुल्क है और हमने इस मुल्क को चलाना है। ये पाकिस्तान का अवाम का मुल्क नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम यहाँ पर कीड़े मकोड़े हैं। हम ताकत रखते हैं, हम डंडे का जोर से पाकिस्तान चला सकते हैं। कोई हमारे खिलाफ बोलेगा, हम उसकी ज़बान को काट देंगे, हम उसको तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, हम जनाब उसको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे, उसका अगवा कर लेंगे, उसको इमरान रियाज बना देंगे, उसको राना उज़ैर बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, उसको निशाने इबरत बना देंगे। ये जनाब बेसिकली ये बताना चाहते हैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस जो है कमीशन को मुस्तरद कर दिया है कि हम जो है वो ये काम नहीं करेंगे। ये ऐलान जंग कर दिया है इमरान खान साहब ने कि जनाब हम इस कमीशन को तस्लीम नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि इतवार की रोज़ तहरीक इंसाफ ने पेशावर में रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। शेर अफजल ने बैरिस्टर गोहर के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि तारीख की सबसे बड़ी रैली होगी और कारकुन कमर कसर जजेस के लेटर के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और लेटर के मामले पर इमरान खान को बड़ा दुख है। और उन्होंने कहा कि पेशावर रैली 2 बजे शुरू होगी, बैरिस्टर गोहर इसको लीड करेंगे और पुरअमन रैली होगी और इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसा भी होगा। अदालत की तरफ से हमें जलसे की इजाज़त मिली हुई है, तो लिहाजा तमाम लोग जो हैं उस रैली में शिरकत करें और तमाम शहरों से लोग रैली में शरीक होंगे और 6 अप्रैल को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में अजीम शान जलसा होगा। अब जनाब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि एक 6 जजेस ने जो खत लिखा, उन्होंने पाकिस्तान को लरजा के रख दिया और हुआ क्या कि इसमें पाकिस्तान थे कि इंसान कॉम्प्रोमाइज लोग, जिसमें शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, इन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिर्फ आपने। मौलाना फजल रहमान साहब ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो धरना दे दिया था जब इनके खिलाफ फैसला आने वाला था। जब शहबाज साहब को उमर अताब बंजाल साहब नाहल करने वाले थे, मौलाना फजल रहमान साहब वहां पर धरना लेकर चले गए थे, पूरे फैसले उन्होंने उल्टवा लिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो प्लेट में रखकर एक चीज दी गई, लेकिन कॉम्प्रोमाइज लोग, मैं हमेशा से कहता हूं कि शेर अफजल मरवत कॉम्प्रोमाइज है। कितनी सी इसने बात की 6 जजेस के लेटर के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितना बयानिया बना लिया। ये सारे के सारे लोग इमरान खान की पीठ पर छुरा कौंप रहे हैं, ये डिक्टेशन लेकर पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। ये इमरान खान के करीबी लोग नहीं है, जो जनाब ताकतवरों के करीबी हैं, ये उनके मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन पीटीए के जो जज्बाती कारकुन हैं वो हमें इस बात पर गालियां दे देते हैं कि जनाब आप गलत बात करते हैं या आप शेर अफजल मरवत के पीछे पड़ गए हैं। हम किसी के पीछे नहीं पड़े। मैंने क्यों फैसल जावेद के ऊपर बात नहीं की? मैंने क्यों कभी शहरयार अफरीदी की जो है वो वतनी पर सवाल नहीं उठाया? मैंने क्यों अली मोहम्मद खान के खिलाफ कभी बात नहीं की? क्योंकि वो लोग पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग इमरान खान के करीबी हैं, वो इमरान खान के साथ जो है डट कर खड़े हुए हैं। शानदाना गुलजार इसकी एग्जांपल है, जरताज गुल इसकी एग्जांपल है। ये लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असल चेहरे हैं, लेकिन पार्टी को हाईजैक कर लिया गया। ये शेर अफजल मरवत जैसे ताकतवरों के मोहरे ये पार्टी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितने की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर ली है। तो पीटीआई जो है वो इस वक्त ततर-बतर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही कि इन्होंने इस सूरत हाल में किस तरह से जो है वो हालात का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो डटकर खड़ा हुआ है और इमरान खान का मतलब पीटीआई है और पीटीआई का मतलब इमरान खान है, उसके अलावा कोई पीटीआई नहीं है। कोई जनाब जितनी मर्जी पीटीआई बना लें, जितने मर्जी आप लोग छोड़ दें, अवाम ने इमरान खान के नाम पर वोट डालना है और उसकी तस्वीर पर ठप्पा लगाना है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस पाकिस्तान जिंदाबाद।